हेलो। गुड गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साइंस 2 का 9th टॉपिक पढ़ेंगे। माई सेल्फ शशिकांत एस दुबे फ्रॉम माहिम सेकेंडरी स्कूल। अभी बच्चों मैं शेयर कर रहा हूँ इस पाठ के बारे में जो डिटेल जानकारी है उसको वहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे और ध्यान से आप समझिए। लास्ट में आपको जो भी डाउट रहे इस विषय से संबंधित उसको पूछिए। देखते हैं यहाँ पर हम लोग स्लाइड, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो स्क्रीन दिख रहा है बराबर बच्चों आपको? म्यूट तो नहीं हो गया? हेलो हेलो। बच्चों ध्यान दीजिए। मैं माही म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल एसके दुबे। आज हम लोग बच्चों चर्चा करेंगे साइंस 2 पाठ 9 पर्यावरण व्यवस्थापन पर, जिसमें कुछ जो घटक हैं पहले आप उसको देख लीजिए और डिटेल में जिस पर हम चर्चा करेंगे वह चौथा पॉइंट है। तो सबसे पहला है जलवायु, दूसरा पॉइंट है मौसम विज्ञान, तीसरा पॉइंट है ठोस कचरे का प्रबंधन। तो ये तीनों विषयों पर, मुद्दों पर ऑलरेडी आपका टॉपिक पढ़ा के हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। और आज हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वह है आपदा प्रबंधन। अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपदा क्या होती है, आपदा किसे कहते हैं। तो आपके स्क्रीन पे यह स्लाइड दिख रही होगी। पहले तो यहाँ पे दो क्लिप दिख रहे हैं, राइट साइड में देखो एकदम ऊपर। तो देख के भी आपको अंदाजा लग सकता है कि एक फैक्ट्री है और उसमें आग लगी हुई है। नीचे वाला जो क्लिप है राइट साइड में, उसे देखकर पता चल रहा है कि आप देख सकते हैं कि वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, यानी चट्टान का एक बड़ा सा हिस्सा यहाँ पे देख रहे होंगे आप अगर, तो यह गिर रहा है, इसको लैंडस्लाइड कहते हैं। तभी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि वैसी आकस्मिक एक वैसी आकस्मिक घटित घटना, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, जिससे जनहानि धन हानि, यानी जन धन की अपार क्षति हो। क्षति का अर्थात है, मतलब है हानि होना। तो ऐसी आकस्मिक घटित घटना जिससे जन हानि धन हानि होती है और इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, ऐसी ही स्थिति को आपदा कहते हैं। तो आपदा क्या है? ऐसी आकस्मिक, आकस्मिक का मतलब एकाएक ऐसी घटना घटी जिससे जन हानि धन हानि बड़ी मात्रा में क्षति हो, उसे ही आपदा कहते हैं। और जो अपना टॉपिक है आज का, उसके बारे में आपदा प्रबंधन क्या है। तो इस आपदा को कम करने के लिए जो भी किया गया कार्य या प्रयास है उसे ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखें दो पॉइंट कि आपदा क्या है और आपदा से बचने के लिए या उसे कम करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही आपदा प्रबंधन कहलाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। कई उदाहरण है, जैसे भूकंप,
सुनामी, बाढ़, सूखा, आग लगना इत्यादि, यह सब आपदा के अंतर्गत आता है। और अगर हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे और देखेंगे तो आपदा दो प्रकार की, पहली है प्राकृतिक आपदा और दूसरी है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक का मतलब है जो प्रकृति के द्वारा हो, नेचुरल कैलेमिटीज भी कहते हैं इसे। और मनुष्यों के कार्यों से जो आपदा आए उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक आपदा और आपको कुछ क्लिप भी दिख रहे हैं, आकृतियां भी दिख रही हैं, और ये जो तीनों क्लिप आपको दिखाई दे रहे हैं तीनों प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएंगे। तो पहले देख लेते हैं प्राकृतिक आपदा के कुछ पॉइंट्स, बिंदु। और इसमें अभी मैं आपको एडिट करके एक एक पॉइंट समझाता हूँ। आपदा प्रबंधन जो है उसे इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट भी कहा जाता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में इसे DMIS कहते हैं। अर्थात आपदा प्रबंधन समिति जो है, व्यवस्था है, उसको DMIS कहा जाता है। और इसके अनुसार प्राकृतिक आपदा को 5 प्रकार या 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। अर्थात प्राकृतिक आपदा जो है 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला है भौगोलिक आपदा, और दूसरा है जलीय आपदा, तीसरा, चौथा अगले स्लाइड में है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मौसमी आपदा, मौसमी आपदा, चौथा है जलवायु आपदा, और पांचवा है जैविक आपदा। तो हर एक का डिटेल में थोड़ा सा जानकारी बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहला यहाँ पे जो भौगोलिक आपदा या घटनाएं हैं, और जलीय, इसमें जो आपको क्लिप भी मैंने दिखाया है उसको देखते हुए समझिए कि जो सबसे राइट साइड में है आकृति, देखते ही आपको अंदाजा लग सकता है कि एकदम जलमग्न है। राइट साइड में जो पहला क्लिप है वह जलमग्न हुआ है, जल ज्यादा दिख रहा है। इसका अर्थात क्या, वह सुनामी। नीचे जो दूसरा है यह है ड्रॉट, ड्रॉट यानी सूखा, अकाल। कई वर्षों से बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, जमीन में इस तरह की दरारें आ जाती हैं, इसको ड्रॉट कहते हैं, सूखा कहते हैं, अकाल कहते हैं। यह भी एक तरह की आपदा है और प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएगा। और एकदम लेफ्ट साइड में यहाँ पर देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिल्डिंग झुकी हुई है, गिरी हुई है। अर्थक्वेक अर्थात यह भूकंप है। तो यह जितना भी क्लिप आपको दिखाई दिया, यह प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत है। अगला देखते हैं। प्राकृतिक आपदा के अगले जो 3 प्रकार हैं, मौसमी आपदा। अब मौसम के अनुसार, जो मौसम क्या है, जलवायु क्या है, आपको पता ही है ऑलरेडी। तो उसके परिवर्तन से जो आपदाएं आती हैं उसे मौसमी आपदा कहते हैं। जैसे कि कोल्ड वेव, ठंडी हवाएं, तेज वर्षा, तेज
बारिश होना, और जलवायु में अंतर्गत सूखा, जंगल की आग लगना, जंगल में आग लगना, बहुत तेजी से ठंडी होना। तो खासतौर से अपने भारत में नॉर्थ इंडिया में आप जानते होंगे कि अक्टूबर के बाद नवंबर से लेके लगभग फरवरी तक काफी अधिक ठंडी पड़ती है। और जम्मू कश्मीर में जाएंगे, जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं ठंडी बढ़ते जाती है। ग्लेशियर का पिघलना, यह सब जलवायु आपदा के अंतर्गत आएगा। और आखिरी जो है जैविक आपदा, इसके अंतर्गत देखेंगे आप बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, फंगस हैं, इनके कारण जो बीमारियां फैलती हैं वही जैविक आपदा के अंतर्गत। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एकदम ये लास्ट साइड में जो आपको क्लिप दिखाई दे रहा है, मैं आपको एडिट भी कर देता हूं, ये वाली आकृति, तो आप देख के ही पहचान गए हैं। मुझे यहाँ तक अंदाजा लग रहा है कि सभी बच्चे इस क्लिप को देख के ही पहचान गए हैं कि यह कौन सा वायरस है। यह कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस जिसकी वजह से आज यह स्थिति है कि पूरा विश्व में लॉकडाउन था, अब धीरे धीरे अनलॉकडाउन हो रहा है। और इस वायरस की वजह से जो बीमारी फैल रही है, उसी की वजह से आज अपने स्कूल कॉलेज यह सब बंद हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु इत्यादि होते हैं, उनके कारण मनुष्य या वनस्पति, प्राणी वनस्पति दोनों पर जो बुरा असर पड़ता है वह भी आपदा के अंतर्गत आता है, और वह जैविक प्राकृतिक आपदा है। तो इस समय समझिए कि कोरोना काल जो है यह भी एक जैविक प्राकृतिक आपदा है। अगला देखते हैं कि आपदा को, आपदा यहाँ पे क्लिप आपको दिखेगा, मानवीय आपदा या मानव जनित आपदा, इसके अंतर्गत इसको 3 लेवल में विभाजित किया गया है। अलग अलग 3 भागों में विभाजित किया गया है एडिट का, जिसमें आपको दिखाई देगा एक मिनट, L1, L2, L3। यहाँ पे अगर देखते होंगे आप तो 3 लेवल में आपदा को विभाजन किया गया है। लेवल 1, इसमें क्या होगा, ऐसी आपदा जिससे निपटने के लिए जिला स्तर पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको पता ही है कि बहुत सारे जिला से एक राज्य बनता है, बहुत सारे राज्य से एक देश बनता है, राष्ट्र बनता है। तो अगर कोई ऐसी आपदा आई जो जिला स्तर पर सॉल्व की जा सके, जिला के अधिकारी ही उसे सॉल्व कर लें, ऐसी आपदा को लेवल 1 आपदा कहते हैं। जबकि दूसरी जो है लेवल 2 आपदा, यह और बड़ी लेवल पे होगी और विस्तृत लेवल पे होगी, और लेवल 2 की आपदा से निपटने के लिए राज्य स्तर की एजेंसी काम करेगी। आपने सुना ही होगा एसडीआरएफ। एसडीआरएफ का फुल फॉर्म है, एसडीआरएफ का फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स।
और तीसरी लेवल की आपदा है, यह आपदा विस्तृत लेवल पे होती है, एकदम चरम स्थिति पे होती है। इसे केवल राज्य स्तर पे नहीं माना जाता, इसे देश लेवल पे, राष्ट्र लेवल पे माना जाता है, और यह आ जाएगा अपना लेवल 3। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी जो कोविड-19 कोरोना काल चल रहा है, तो यह लेवल 3 के अंतर्गत आएगा। और लेवल 3 के अंतर्गत जो भी आपदाएं होती हैं, उसको पूरा जिला स्तर, उसके राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर, तीनों की जो टीमें होती हैं, यह मिलकर सॉल्व करती हैं। तो यहाँ पे आपको देखे कि एसडीआरएफ की टीम होती है, और एक आपने सुना होगा एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का भी फुल फॉर्म बस एस के जगह पे एन है, तो एस का मतलब है स्टेट और एन का मतलब है नेशनल। बाकी डीआरएफ का वही मीनिंग होगा। तो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। तो कहीं अगर कोई घटना घटती है, उससे निपटने के लिए अलग अलग स्तर पर अपने देश में व्यवस्था की गई है। आपने देखा लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब मानव जनित आपदा में आपको 3 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं, और साथ साथ में मैंने 2 क्लिप यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। पहला है आग लगना। अभी इसमें जंगल में आग लग जाना, या किसी फैक्ट्री में किसी वर्कर की गलती के कारण, और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप टेररिस्ट अटैक, आतंकवादियों का आक्रमण होना। भारत में आप डेली न्यूज वगैरह में देखते ही होंगे कि जम्मू कश्मीर में या अलग अलग देश के हिस्सों में आतंकवादी टेररिस्ट घटनाएं होते रहती हैं। अपने मुंबई में ही आज के लगभग 12 साल पहले 26 नवंबर 2008 को टेररिस्ट अटैक हुआ था, और काफी जनहानि, धनहानि हुई थी। और यह तीसरा आकृति क्लिप आप अगर देखें, तो उसमें एटॉमिक पावर प्लांट फेलियर ऑफ एटॉमिक पावर प्लांट, यानी जहां पर तो मार देगी। परमाणु ऊर्जा जो ये प्लांट है, अगर वह किसी कारण वहां ब्लास्ट हो जाता है, तो काफी जनहानि, धनहानि होती है। तो ये सब मानव जनित आपदा के अंतर्गत आएंगे। और भी कुछ है, जिसे यहाँ पे हम देखते हैं कि अप्रशिक्षित ड्राइवर, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती है। मान लो कोई ट्रेंड ड्राइवर नहीं है, एकदम नौसिखुआ ड्राइवर है, अच्छे से वो ट्रेनिंग नहीं किया, और कार या बाइक लेके रोड पे निकल दिया, और भीड़ भाड़ में चलाने की आदत नहीं है, उसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें भी जनहानि, धनहानि होती है। खराब सड़कें, खासतौर से बारिश के समय में सड़कों पर आप देखते होंगे गड्ढे आ जाते हैं, या अत्यधिक स्पीड, जो कम उम्र के बच्चे हैं या नौजवान हैं, वह अपनी कार या बाइक इतना 100 से भी ज्यादा स्पीड रेसिंग करते हैं, और जिसके कारण एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, और एक्सीडेंट हो जाता है, तो वह भी मानव जनित आपदा में ही आएगा। एक और पॉइंट दिया है कि सिग्नल की खराबी, कभी कभी अगर सिग्नल खराब हो गया है और लापरवाही के कारण भी दुर्घटना हो जाती है। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रोड पे खराब है, और गाड़ी को रुकने के बजाय जाने का सिग्नल मिल रहा है दोनों तरफ से, तो गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी,
और इस तरह से भी यह दुर्घटना होगी जिसके जो कि मानव जनित आपदा के अंतर्गत आएगा। अब आगे हम लोग आपदा प्रबंधन के बारे में डिटेल में और जानकारी हासिल करेंगे। आपके आसपास जो जितनी सारी आपदाएं मैंने अभी जस्ट चर्चा की, चाहे वह प्राकृतिक हो, चाहे वह मानव निर्मित हो, तो पहले पॉइंट में आप देखिए कि आपके आसपास कौन कौन से प्रकार की आपदाएं आई हैं जिसका आपने अनुभव किया है और उसका आपके जीवन पर क्या परिणाम हुआ है। तो पहले तो आपदाएं जो आपको मैंने बताया, हर एक किसी के जीवन में जितनी भी आपदाओं की चर्चा की गई, चाहे वह प्राकृतिक हो, चाहे वह मानव निर्मित हो, आती है। तो आपने कौन-कौन सी आपदाओं का अनुभव किया और उसका क्या बुरा परिणाम हुआ? दूसरा एक है, आपदा से बचाव होने के लिए या उनसे कम से कम हानि हो, इसके लिए आप कैसी प्लानिंग करेंगे, क्या-क्या योजनाएँ करेंगे? पहली बात तो आपदाओं से बचना चाहिए, लेकिन मान लो आपदाएँ आ ही गई, तो उससे लड़ने के लिए या उससे कम से कम हानि हो, क्या योजनाएँ करेंगे? तो ऑलरेडी जो प्राकृतिक आपदा क्या है, प्रकार क्या हैं, वहाँ जो हमने चर्चा किया देखे हम लोग। फिर से एक बार देखिए कि आस-पास बिजली गिरना, यह किसमें आएगा? प्राकृतिक आपदा। बाढ़ आना, जंगल में आग लगना वह प्राकृतिक आपदा है, लेकिन कहीं फैक्ट्री है, किसी के घर में आग लग जाता है तो वह मानव निर्मित के अंतर्गत आएगा। और भी बहुत सारे हैं, भूकंप आना, सूखा आना, अकाल पड़ना, सुनामी आना, या जैसे ये कोरोना कोरोना काल चल रहा है जो कि जैविक प्राकृतिक आपदा है। तो यह सारी चीजें, यह सारी आपदाएं प्राकृतिक आपदा हैं। जबकि जैसे चर्चा हुई सड़क दुर्घटना, बम विस्फोट जैसे आतंकवादी वगैरह करते हैं, या कोई दो देश आपस में युद्ध कर रहे हैं तो उनके कारण, कारखाने में रासायनिक दुर्घटना। अभी कारखाने में रासायनिक दुर्घटना का एक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अपने भारत में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहां पर 1984 में सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसको भोपाल ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। वहां पर एमआईसी नाम का केमिकल जो है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, एमआईसी, यह लीक हो गया था एक किसी वर्कर की लापरवाही की वजह से, और कई हजारें जानें चली गई, इंसान हो चाहे प्राणी हो। और उस केमिकल का आज तक वहाँ के लोगों पर अभी भी बुरा असर, बुरा प्रभाव दिखाई देता है। तो इस तरह से कारखाने में घटने वाली यह दुर्घटना पे एक मैंने चर्चा की आपसे। अगला है यात्रा और भीड़ वाली जगहों पर होने वाली भगदड़। ज्यादा नहीं, मुझे लगता है 4 या 5 साल पहले दादर के आगे एक एलिफिंस्टन स्टेशन है, वहां पे रेलवे ब्रिज के ऊपर इस तरह की भगदड़ मच गई। मराठी में उसे चिंगरा चिंगरी कहते हैं, इंग्लिश में स्टैम्पेड कहते हैं। तो भगदड़ मच जाने से लोग एक के ऊपर एक गिर गए, एक दूसरे के ऊपर गिर गए, जिससे जो नीचे दबा हुआ इंसान की मौत भी हो गई। तो भगदड़ के कारण भी जाने जा सकती हैं और वह मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आए। दंगों जैसी मानव निर्मित आपदाएं, यह सारी मानव निर्मित आपदाएं हैं। अभी दंगा ऑलरेडी 2-4 महीने पहले खासतौर से
दिल्ली वगैरह में आप सुने होंगे, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, बेंगलुरु में आपने दंगा सुना होगा। तो इस तरह की आपदाएं, चाहे वह प्राकृतिक हों, चाहे वह मानव निर्मित हों, वह बड़े पैमाने पर जन हानि और धन हानि, जन यानी जीवन, चाहे वह प्राणी हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे पैसे का लॉस हो, उसके द्वारा होता है। अगला देखते हैं। अब प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा घट गई, घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रथमोपचार। प्रथम यानी सबसे पहला, फर्स्ट। प्रथमोपचार, अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, हिंदी में पढ़ाया होगा आपकी मैडम ने कि प्रथम उपचार, तो जो आपदाग्रस्त व्यक्ति है उसको सबसे पहला पहला उपचार करना ही प्रथमोपचार कहलाता है। और उसके क्या मूल तत्व हैं, इन पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखें कि आपदा में जख्मी हुए लोगों का प्रथमोपचार करना, इसका मुख्य काम क्या है कि प्रथमोपचार का प्रमुख उद्देश्य है प्राण हानि टालना। प्राण हानि यानी किसी की मृत्यु ना हो, सेहत अधिक खराब होने से रोकना, यानी वह आपदाग्रस्त व्यक्ति ज्यादा सीरियस हो जाए, मृत्यु के कगार पे आ जाए, उसे रोकना। और पुनः लाभ की क्रिया की शुरुआत करना। इसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रथमोपचार या शीघ्रता से जो उपाय किया जा सके उसे ही प्रथमोपचार कहते हैं। अब प्रथमोपचार में दो यह मुख्य बिंदु पॉइंट देखिए कि सुचेतना और पुनरुज्जीवन, लाइफ एंड रेस्क्यूसिटेशन। अभी यहाँ पे प्रथमोपचार के मूल तत्व में यह दो पॉइंट क्या है? अगर कोई आपदाग्रस्त व्यक्ति है तो उसे मान लीजिए श्वास लेने में, रेस्पिरेशन लेने में तकलीफ हो रही है, आपदाग्रस्त को श्वास लेने में कठिनाई हो रही हो, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि उसे ऐसी स्थिति में सुलाइए ताकि उसका सिर नीचे की तरफ हो और पैर थोड़ा ऊंचाई की तरफ हो, और उसका जो ठुड्डी है, गर्दन एकदम सीधा हो, ताकि उसका जो गले में श्वास नली है वह सीधी हो और उस व्यक्ति को श्वास लेने में आसानी हो। तो सबसे पहला काम होगा कि अगर कोई आपदाग्रस्त व्यक्ति है तो उसे इस स्थिति में आपको उसे लेटाना है या सुलाना है ताकि वह, उसका श्वास नली जो हो सीधा हो और वह आसानी से श्वास ले सके। दूसरा पॉइंट देखेंगे श्वासोच्छ्वास, जिसको ब्रीथिंग कहते हैं। और श्वासोच्छ्वास बंद हो गया हो तो कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दिया जाता है। यानी अगर सबसे पहले अगर उसको श्वास, उसकी श्वास चल रही है, रेस्पिरेशन चल रहा है उसका, तो सबसे पहला करेंगे कि उसको ऐसे लेटा दो कि उसकी श्वास नली सीधी हो जाए और ताकि वह आसानी से श्वास ले। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा आपदाग्रस्त व्यक्ति है कि जिसकी श्वास बंद हो गई हो, तो श्वास बंद हो गई होगी तो उसे कृत्रिम रूप से श्वासोच्छ्वास देंगे। अब कृत्रिम रूप से श्वासोच्छ्वास देखिए, यहाँ पे एक आकृति है कि सबसे पहला ये वाला देखिए कि उसका गर्दन जो है इस तरह से
सीधा कर देना है और सीधा उसे सुला देना है, लेटा देना है, ताकि उसकी श्वास नली जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वह सीधी हो। दूसरा है श्वासोच्छ्वास देना, यानी उसका मुंह खोलकर इस व्यक्ति के द्वारा उसके मुंह में, जो स्वस्थ व्यक्ति है जो मदद करने गया है, वह अपनी श्वास उसके अंदर प्रवाहित करे। जो घायल व्यक्ति है या जो आपदाग्रस्त व्यक्ति है, उसे जो स्वस्थ व्यक्ति है या मदद करने वाला व्यक्ति है, उसके मुंह में अपना श्वास प्रवाहित करेगा। इसे ही कृत्रिम श्वासोच्छ्वास पद्धति कहते हैं। और तीसरा है, प्रथमोपचार के अंतर्गत आता है कि रक्ताभिसरण, इसको इंग्लिश में सर्कुलेशन भी कहते हैं। अब रक्त का सिंपल भाषा में खून कहते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में रक्त कहा जाता है, ब्लड कहते हैं। अभी शरीर में पूरी तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए, और ब्लड को सर्कुलेट करने का काम, पंपिंग करने का काम हृदय करता है, हार्ट करता है। तो यदि कोई व्यक्ति, आपदाग्रस्त व्यक्ति बेहोश हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, उसे होश नहीं है, तो सबसे पहले 2 बार उसे कृत्रिम श्वासोच्छ्वास देना चाहिए। यानी कोई इंसान अगर आपदा के कारण, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव जनित हो, और वह बेहोश हो गया है, तो सबसे पहला काम होगा कि उस व्यक्ति को 2 बार कृत्रिम श्वासोच्छ्वास देंगे। अब कृत्रिम श्वासोच्छ्वास क्या है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे मैंने बताया। उसके बाद उसकी छाती पर दोनों हथेलियों की सहायता से हृदय पर जोर से दाब देकर छोड़ने की क्रिया करेंगे। यानी जो घायल व्यक्ति है उसको लेटाकर सबसे पहले 2 बार कृत्रिम श्वासोच्छ्वास देना, और उसके चेस्ट पर, उसके सीने पर अपनी दोनों हथेलियों को रख कर प्रेस करना, दबाना, दाब देना, और यह क्रिया 15 बार की जाती है। और इसी क्रिया को सीपीआर कहते हैं। अब सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन। तो सीपीआर अर्थात अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है, आप इस पाठ में जान गए हैं कि सीपीआर कैसे देते हैं। तो बेहोश हुए व्यक्ति को लिटाकर उसके चेस्ट पर दोनों हथेलियां अपना एक के ऊपर एक रखकर 15 बार हल्का हल्का प्रेस करें। हो सकता है कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलने लगे, और फिर उसे हॉस्पिटलाइज करें। इस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। तो यह तीनों चीजें प्रथमोपचार के अंतर्गत आएंगी। अभी देखेंगे कि आपदा प्रबंधन की परिभाषा क्या है। तो ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, फिर भी एक बार और डिटेल में देखिए कि आपदा प्रबंधन सुनियोजित संगठनात्मक कृति एवं समन्वय द्वारा कार्रवाई करने की एकत्रित क्रिया ही आपदा प्रबंधन कहलाती है। और इसमें किन किन बिंदुओं का समावेश है, किन मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए, यह चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे कि सबसे पहला है आपदा के कारण होने वाली हानि तथा खतरे को प्रतिबंधित करना। प्रतिबंधित का मतलब रोकथाम करना। अब आपदा घटित हो गई है, तो उसके कारण
जो हानि होने वाली है या जो खतरा होने वाला है उसे कम से कम करना। दूसरा है कि परिस्थिति की समझ एवं सामना करने की क्षमता विकसित करना। यानी किस तरह की आपदा है, उसमें किस तरह की परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, उससे उसे सहने की, उससे लड़ने की क्षमता विकसित करना। तीसरा है आपदा निवारण करना, यानी जो प्रॉब्लम आ गई है, घटना घट गई है, उसे सॉल्व करना और खतरे का स्वरूप तथा व्याप्ति कम करना। यानी जो खतरा ज्यादा न हो, कम से कम लोगों पर उसका असर हो, ऐसा प्रयास करना। चौथा है आपदा का सामना करने के लिए पूर्व तैयारी करना। अभी पूर्व तैयारी यानी पहले से ही तैयार रहना। अभी जैसे आजकल अपने देश में मौसम विभाग इतना एडवांस है, ऐसे ऐसे सैटेलाइट हमने भेजे हैं कि भारत के किस हिस्से में तूफान आने वाला है, किस कोस्टल एरिया पर सुनामी का खतरा है, तेज हवाएं चलेंगी, ज्यादा बारिश होगी, तो मौसम विभाग पहले ही जानकारी दे देता है और उस हिसाब से प्लानिंग की जाती है। वहां के लोगों को किनारे से दूर कर दिया जाता है ताकि उस आपदा से कम लोग प्रभावित हों। पांचवा पॉइंट है आपदा के समय तत्काल कृति करना। कृति यानी तुरंत सहायता करना। ऐसा नहीं कि घटना घट गई है, 4 घंटे 10 घंटे के बाद सहायता या मदद पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। छठवां पॉइंट है, सिक्स वन है आपदाओं के कारण हुई हानि एवं उसकी तीव्रता का अनुमान लगाना। यानी जो घटना घटी उसके कारण क्या हानि, क्या लॉस हो रहा है और उसका लॉस की अपने प्राणी या वनस्पति पर कितना बुरा असर होगा, उसकी हानि को, उसकी तीव्रता का अनुमान लगा लेना ताकि उस पे केयर किया जा सके और कम से कम प्रभाव पड़े। सातवां है बचाव एवं मदद कार्य करना। यानी आपदाग्रस्त व्यक्ति का हेल्प करना चाहिए। पुनर्वसन और पुनर्निर्माण करना। जैसे अभी नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों में बाढ़ आया है, तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर उन लोगों को वहाँ से, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ से सुरक्षित जगह ले जाकर उनका हेल्प कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। और पुनर्वसन यानी बाढ़ जब खत्म हो जाएगा, बाढ़ का पानी जब निकल जाएगा, तो उन्हें फिर से पुनर्निर्माण और पुनर्वसन यानी फिर से वो अपना नॉर्मल लाइफ जी सके, गवर्नमेंट उनमें उनकी मदद करती है। अगला देखते हैं कि आपदाग्रस्त व्यक्ति को हैंडल करते समय ली जाने वाली सावधानियां। यानी अगर कोई आपदाग्रस्त व्यक्ति है जहाँ पे घटना घट चुकी है, अब उस जो इंजर्ड व्यक्ति है उसे हैंडल यानी उसे संभालते समय कौन कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए, ली जानी चाहिए। अब अगर रक्तस्राव हो रहा है, रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग हो रही है, आपदाग्रस्त व्यक्ति को इस तरह का जख्म लगा है, घाव लगा है कि ब्लड उसका बह रहा है, तो सबसे पहले जहां पर ब्लड बह रहा है उसको निर्जंतुक आवरण, निर्जंतुक का मतलब है एंटीसेप्टिक या ऐसे जैसे डेटॉल है, इनका, इससे उसको धोकर और अंगूठे से, हथेली से या किसी साफ सुथरे कॉटन कपड़े से 5 मिनट तक दबाकर रखें। दूसरा है अस्थि भंग और कशेरुका पर आघात। अस्थि यानी हड्डी, भंग यानी
ब्रेक, टूट जाना। अगर किसी व्यक्ति का हड्डी टूट गया हो, या कशेरुका, कशेरुका का मतलब है रीढ़ की हड्डी, जो अपना बैकबोन होता है उसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं और कशेरुका भी कहते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो तब कैसे आप उसकी मदद करेंगे? यदि आपदाग्रस्त व्यक्ति की हड्डी टूट गई हो और हड्डी के टूटे हुए भाग को निसंचालन, यानी जो हाथ की हड्डी टूट गई है या पैर की हड्डी टूट गई है, तो जिस भाग की हड्डी, जिस अंग की हड्डी टूटी है, आप उसे इमोबिलाइजेशन यानी निसंचालन कर दो, ताकि उसमें मूवमेंट ना हो। नहीं तो हाथ टूटा है और हाथ आप इस तरह से उसको उठाए कि उसका हाथ हिल रहा है, उसके हाथ में मूवमेंट है, तो उसे और तकलीफ होगी। उसके लिए किसी भी प्रकार के तख्ते उपलब्ध हों तो उसमें बांधकर, यानी कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, कोई कड़क चीज हो, तख्ता हो, उस पे उसके हाथ या पैर को बांध देना चाहिए, ताकि उसमें कोई हलचल ना हो और जिससे उसे कम से कम दर्द होगा, पेन होगा। अगर पीठ की कशेरुका यानी रीढ़ की हड्डी पर आघात हुआ है, तो उसे सख्त रुग्ण सीविका, अभी स्ट्रेचर को सीविका कहते हैं, सख्त यानी हार्ड, तो ऐसा कपड़े वाला स्ट्रेचर उसको नहीं चलेगा जिसके रीढ़ की हड्डी में आघात हुआ है। उसके लिए हार्ड स्ट्रेचर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसके रीढ़ की हड्डी में, कशेरुका में कोई भी हलचल ना हो सके। तीसरा है, अगर कोई आपदाग्रस्त व्यक्ति जल गया है, झुलस गया है, तो सबसे पहले उसके झुलसे हुए या जले हुए भाग पर ठंडे पानी का धार डालेंगे, फव्वारा डालेंगे, यानी ठंडे पानी से 10 से 15 मिनट उसे धार देकर धोना चाहिए, ताकि उसकी जलन कम हो। अभी यहाँ पे एकदम ऊपर आप देखेंगे तो एक पॉइंट दिया है, राइस। अब राइस नहीं तो चावल होता है, लेकिन किसी को लचक आ गई है, मोच आ गया है, चमक आ गई है, मुक्का मार यानी अंदर ही अंदर घाव लग गया है, तो राइस योजना के तहत उसकी मदद करनी चाहिए। अब राइस योजना, राइस प्लानिंग क्या है कि आर, राइस का आर का मतलब है रेस्ट, यानी आराम देना उसे। दूसरा है आई, आई यानी आइस, बर्फ की पोटली से उसको सेकना। और सी यानी कंप्रेशन, बर्फ की पोटली से हल्के हल्के दाब देकर उसकी मालिश करना। और ई एलिवेट, यानी जहां पर घाव लगा है वहां उस हिस्से को ऊपर उठाना, एलिवेट यानी उठाना। तो यह राइस का फुल फॉर्म है कि अगर किसी को लचक मोच आया हुआ है तो उसको राइस पद्धति, राइस प्लानिंग के द्वारा उसकी हम मदद कर सकते हैं। अभी आपदाग्रस्त व्यक्ति को कैसे वहन करना चाहिए, कैसे उसको उठाकर एक जगह से दूसरे जगह या फिर जहाँ पे घटना घटी है वहां से हॉस्पिटल या क्लिनिक ले जाया जाए, तो झूला पद्धति है। सबसे पहला है झूला पद्धति। खासतौर से झूला पद्धति हल्के व्यक्तियों के लिए या छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, कि उसे इस तरह से आप ये आकृति में देख पा रहे होंगे कि गोद में, जैसे हम लोग बच्चों को गोद में उठा लेते हैं, उस तरह से अगर उठाते हैं और सही स्थान पर हॉस्पिटल या क्लिनिक में पहुंचा देते हैं, तो इस पद्धति को झूला पद्धति कहते हैं। दूसरा है पीठ पर लेना। अभी पीठ पर लेना, यहाँ पे आकृति में आप देख पा रहे हैं कि ये वाली आकृति, कि किसी
आपदाग्रस्त व्यक्ति को अपने पीठ पर पूरी तरह से ले लेना, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब वह व्यक्ति क्या होगा, होश में होगा। जो बेहोश व्यक्ति है उसे पीठ पर ले जाना उचित नहीं होगा। अगला है मानवीय बैसाखी पद्धति। यह मानवीय बैसाखी पद्धति ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनके पैर में चोट लग गई हो, मार लग गई हो। तो एक पैर उसका जख्मी हो गया हो और दूसरा पैर अगर ठीक है, तो उसे इस पद्धति के द्वारा देखिए कि उसका एक हाथ अपने कंधे पर रख लीजिए और अपना एक हाथ उसके कमर में पर लपेट कर धीरे धीरे आगे ले जाया जा सकता है। इसे ही मानवीय बैसाखी पद्धति कहते हैं। यह तब अप्लाई होगा जब एक पैर में जख्म लगा हो और दूसरा पैर ठीक हो। तीसरा है खींच कर ले जाना या उठाकर ले जाना। अब खींचकर या उठाकर ले जाने की जो पद्धति है, यह केवल बेहोश जो हो गया है, जो रोगी या जो आपदाग्रस्त व्यक्ति बेहोशी अवस्था में है, उसे ही इस स्थिति में ले जाते हैं। अब खींचकर ले जाने वाला यह है कि उसके दोनों हाथों को अपने हथेलियों से पकड़कर पैर एकदम सीधा करके पीछे की तरफ खींचते हुए ले जाइए, या यदि आप 2 जन हैं उसकी मदद कर रहे हैं, तो एक जन उसके पैर थाइस की तरफ पकड़ेंगे, दूसरे जन उसके कंधे की तरफ। अगला देखते हैं कि 4 हाथों की बैठक। जब रोगी की कमर के नीचे के अंग को आधार की आवश्यकता हो, यानी कमर के ऊपर का हिस्सा उसका ठीक है, लेकिन कमर के नीचे के हिस्से में कोई हलचल नहीं हो, तो यह 4 हाथों की बैठक, यानी 2 व्यक्ति हैं, एक दूसरे के हाथ अपना इस तरह पकड़ेंगे ताकि वह घायल व्यक्ति उस पर आसानी से बैठ सके और उसे उपयुक्त स्थान पर पहुंचाया जा सके। अगला है 2 हाथों की बैठक। इसमें भी 2 व्यक्ति, यह किन रोगियों के लिए है कि जो रोगी आधार के लिए स्वयं के हाथ का उपयोग नहीं कर सकते, परंतु अपना शरीर सीधा रख सकते हैं, यानी शरीर सीधा रख सकता है लेकिन अपने हाथ का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे रोगियों के लिए 2 हाथों की बैठक पद्धति का उपयोग करके हम उसकी मदद कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट है कि अग्निशमन दल की ऊपर उठाने की पद्धति। अग्निशमन दल का मतलब है जो फायर ब्रिगेड में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, किस तरह से वह उठाते हैं। तो आप आकृति के द्वारा देख सकते हैं कि सबसे पहले इस पोजीशन में लेंगे, फिर अपने कंधे पे लेंगे और पूरी तरह उठाकर आसानी से वह लंबी दूरी तक उसे घायल व्यक्ति को ले जा सकते हैं। और तीसरा आखिरी पॉइंट है स्ट्रेचर। स्ट्रेचर अभी यहाँ पे आपदा काल में जल्दीबाजी में हमेशा स्ट्रेचर मिलेगा आपको, ये ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स स्ट्रेचर अवेलेबल हो यह पॉसिबल नहीं है हर जगह। तो ऐसे समय में हम कृत्रिम स्ट्रेचर भी बना सकते हैं। हो सकता है वह बांस हो, दरवाजा हो, कंबल हो, चद्दर हो, इनका भी हम स्ट्रेचर बनाकर उस घायल व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट है इस पाठ का आपदा प्रबंधन का, कि आपदा काल में अन्य साधन और कौन-कौन से साधन हैं जिसकी सहायता से हम मदद कर सकते हैं आपदाग्रस्त व्यक्ति की। तो आप देखेंगे कि बाढ़ की स्थिति, बाढ़ यानी अधिक बारिश हो गई है और सब पूरा जलमग्न हो गया है पूरा क्षेत्र, तो उसे सुरक्षित बाहर लाने के लिए प्रशासन की ओर से नाव का उपयोग किया जाता है। अभी न्यूज़ वगैरह में आप लोग देखते होंगे कि किस तरह से प्रशासन जो है बोट की सहायता से जो बाढ़ पीड़ित व्यक्ति है उसकी मदद करते हैं। लेकिन शीघ्र मदद में
परीक्षण में लकड़ी के तख्ते, बांस की लकड़ी या टायर की ट्यूब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मान लो गवर्नमेंट की बोट आने में काफी समय लग रहा है, तो आपके पास जो यथा संभव साधन उपलब्ध हैं, आप उसकी सहायता से भी बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं। तो बांस की लकड़ी की सहायता से एक उस पे बैठाकर उसको ले जाया जा सकता है। टायर के अंदर जो ट्यूब होता है उसमें हवा भरकर उसपे उसको पीड़ित व्यक्ति को बाढ़ की पानी से बचाया जा सकता है। तो तुरंत मदद करने में यह अपने दिमाग से जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं, उससे भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। और अग्निशमन यंत्र आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। अग्निशमन यंत्र यानी फायर ब्रिगेड। अभी स्कूल में, हॉस्पिटल में, अलग-अलग जगह आपने छोटा-सा एक सिलेंडर देखा होगा, जो फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। कि छोटी सी आग लग गई है, उसे बुझाने में उसका उपयोग किया जाता है। और आग को बुझाने के लिए बच्चों को स्कूल की तरफ से फायर ब्रिगेड जहाँ होता है वहाँ पर विजिट कराना चाहिए, ताकि बच्चे डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से बच्चों देखा हमने आपदा क्या है, आपदा के प्रकार क्या हैं और उस पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर चर्चा डिटेल में की। तो यदि आपको कुछ डाउट है तो डाउट सेशन में क्वेश्चन आंसरिंग में देखते हैं उसको। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, धीरज सर। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ धीरज सर, हाँ खुशी राजभर। हाँ बोलो खुशी बेटा, बोलो खुशी राजभर, बोलो। सर वो मतलब वो जो मनुष्य मतलब मनुष्य के जो बोलो बोलो। ऐसे मतलब उन्हें चोट लग गई आवाज नहीं, और पहले माइक अपना ठीक करो, आवाज नहीं आ रहा है बेटा बराबर। हेलो, एक मिनट। हाँ बोलो। हाँ बोलो बेटा। सर मतलब जैसे अभी मनुष्य को चोट लग गई, हाँ तो जैसे मतलब घुटने पे उनको चोट लग गई, तो वो बोलते हैं ना सर, एक अरे उसका नाम नहीं याद आ रहा है सर। बेटा, आपका माइक का आवाज बराबर नहीं आ रहा है। हेलो, आपकी आवाज कट के आ रही है, तो मैं क्वेश्चन बराबर सुन नहीं पा रहा हूँ। हेलो हाँ बोलो सर, बोलो। वो मतलब मनुष्य वो विद्युत एक धारा बोल विद्युत धारा रहता है ना। विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, हाँ बिजली जो होती है। हाँ, तो मतलब अगर मनुष्य को मतलब करंट लगती है, तो उससे मतलब क्या होता है? कभी तुम्हें करंट लगा है, कभी अनुभव हुआ है? हाँ मतलब सर, वो एक अलग तरह का रहता है ना, पानी से, और उससे वो होता है। नहीं, वो तो फैलने का, विद्युत धारा फैलने की अलग है। आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा और 10वीं में जाओगे तो और डिटेल में है कि जल जो है या कोई धातु है, मेटल जो है, वह उष्मा और विद्युत धारा का सुचालक होता है। यानी वाटर एज वेल एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब लकड़ी में करंट नहीं आता, उसी तरह से हमारे शरीर में भी ऐसे हम जो अपने द्रव हैं या स्किन है, उनके माध्यम से विद्युत धारा पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाती है। और जो अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वह ज्यादा से ज्यादा 420 वोल्ट से भी कम रहता है या उसके पास रहता है। लेकिन अगर देखोगे जो रेलवे, जिसपे रेलवे की पटरी के ऊपर जिससे ट्रेन चलती है, वह
लिखा भी रहता है कि 25,000 वोल्ट, यानी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसके संपर्क में जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा, तुरंत यानी अपने अंडर के जो ब्लड है, जितने भी द्रव पदार्थ हैं, वह उसका डिहाइड्रेशन यानी उसको जलाकर राख कर देता है। क्योंकि हम लोग भी, इंसान भी क्या है, विद्युत धारा के सुचालक हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और किसी बच्चे को डाउट है बेटा? और किसी को डाउट है?